हाय दोस्तों। कोई भी हेडेक हो तो उसे माइग्रेन का नाम दे देना, ये ऑलमोस्ट एक फैशन है और ये सही नहीं है, क्योंकि माइग्रेन दोस्तों एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। माइग्रेन के अंदर एक बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उनमें से कोई सिम्टम हम फेस कर रहे हैं, तो अगर हमें आइडिया है कि हाँ हमें हेडेक भी है और ऐसा कुछ सिम्टम भी है जो साथ में अटैच होता है माइग्रेन में, तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं कि क्या हमें माइग्रेन तो नहीं है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं, दोस्तों माइग्रेन की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं वैसे, और माइग्रेन के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों माइग्रेन कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की। माइग्रेन एक बहुत डिसेबलिंग कंडीशन है, क्योंकि जिसको माइग्रेन होता है उसकी वर्क कैपेसिटी, उसका आउटपुट सब कुछ अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं। दोस्तों 150 से भी ज़्यादा तरह के हेडेक्स हो सकते हैं। 150 से भी ज़्यादा किस्में होती हैं हेडेक की, और माइग्रेन उनमें से जस्ट एक वैरायटी है, जस्ट एक किस्म है। ठीक है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि हेडेक दोस्तों 2 तरह का होता है मेनली। पहला प्राइमरी हेडेक, दूसरा सेकेंडरी हेडेक। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। जो प्राइमरी हेडेक होता है दोस्तों, वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, और उसमें कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं होता, कोई ऐसी इमेजिंग स्टडी नहीं होती कि जिससे ये चीज़ डायग्नोज हो कि ये हेडेक है। उसमें सिर्फ हम क्लिनिकली समझते हैं, बात करते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स को असेस करते हैं और ये पता लगता है कि ये हेडेक प्राइमरी है। वो हेडेक किसी और वजह से नहीं है। ठीक है। माइग्रेन एक प्राइमरी हेडेक है। सेकेंडरी हेडेक दोस्तों वो हेडेक होता है जो कि बॉडी में किसी और मेडिकल इशू की वजह से पैदा हो रहा है। ठीक है। तो मतलब कि किसी अन्य मेडिकल इशू का सिम्टम हो गया वो वाला हेडेक, उसे हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो माइग्रेन की बात कर रहे हैं, माइग्रेन एक प्राइमरी हेडेक है। मतलब इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकली बनती है, इसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं है ऐसा, इसमें कोई इमेजिंग स्टडी नहीं है ऐसी कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन कुछ ब्रेन का करके देख लिया कि उससे डायग्नोज हो गया कि माइग्रेन है। नहीं, इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि माइग्रेन की जो स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस, वो कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बताता हूँ जिस तरह से वो आती हैं पेशेंट में। सबसे पहली स्टेज है, उसका नाम है प्रोड्रोम। दोस्तों दूसरी स्टेज का नाम है ऑरा। तीसरी स्टेज का नाम है हेडेक, जिसमें रियलिटी में हेडेक होता है। और दोस्तों चौथी स्टेज का नाम है पोस्ट ड्रोम। तो अब हम एक एक करके इन चारों स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में ये चारों स्टेजेस आएँ, लेकिन कई सारे पेशेंट्स में चारों स्टेजेस आती हैं और सीक्वेंस के साथ आती हैं। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, उसका नाम है प्रोड्रोम। तो हम ये समझते हैं दोस्तों कि प्रोड्रोम स्टेज का पता कैसे लग सकता है, इसमें किस किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों प्रोड्रोम स्टेज कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक भी चल सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रोड्रोम स्टेज हर एक पेशेंट में आएगी। ऐसा हो सकता है कि कई सारे पेशेंट्स में ना आए। साथ साथ दोस्तों प्रोड्रोम स्टेज को प्री हेडेक स्टेज भी कह सकते हैं, प्री मॉनिटरी स्टेज भी कह सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हम बात करते हैं। दोस्तों हो सकता है कि प्रोड्रोम स्टेज के अंदर आपको कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी हो, आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो, आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो, आपको बहुत ज़्यादा यॉर्निंग आए, मतलब बहुत ज़्यादा जम्हाई आए, आप फोकस ना कर पा रहे हो किसी भी चीज़ में, आपको अंदर से एंग्जाइटी बढ़ रही हो या अंदर से आपको सैडनेस बढ़ रही हो। दोस्तों हो सकता है कि आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको सोने में दिक्कत हो दोस्तों, आपको नौजिया की फीलिंग आ सकती है, मतलब कि आपका जी मिचला सकता है, आपको वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकती है। आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा थकान भी हो सकती है, मतलब बहुत एक्सट्रीम फटीग का एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ एक किस्म के खाने के लिए, फूड के लिए क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाए, आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाए, या आपको बार बार यूरिन पास करने की टेंडेंसी हो जाए। तो दोस्तों ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी प्रोड्रोम स्टेज माइग्रेन में चल रही है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर लाइट और साउंड के लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब अगर कुछ हल्की फुल्की भी आवाज़ हुई है या कुछ हल्का फुल्का भी लाइट सोर्स है, बट आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। दोस्तों अगली स्टेज है जिसका नाम होता है ऑरा। तो दोस्तों ऑरा की जो स्टेज है ये इसमें कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होता है जो बेसिकली वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है कि अगर ये वाली स्टेज आ गई है तो इसका मतलब अब इसके बाद हेडेक वाली स्टेज शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ऑरा वाली जो स्टेज है ये लगभग 10 मिनट से 1 घंटे चल सकती है, और कई बार पेशेंट को लगता है कि उन्हें सीजर्स हो रहे हैं, मतलब फिट्स पड़ रहे हैं, या कि उन्हें स्ट्रोक, ब्रेन का अटैक हो रहा है। इस तरह बहुत वियर्ड सी फीलिंग भी आ सकती है। और दोस्तों ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ऑरा वाली स्टेज है, ये स्टेज वैसे तो हेडेक के पहले होती है, लेकिन कई बार हेडेक के साथ साथ भी ओवरलैप हो सकती है या उसके बाद तक भी रह सकती है।
ठीक है दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक पेशेंट में ऑरा वाली स्टेज आएगी। लगभग 15 से 20% माइग्रेन के पेशेंट्स में ऑरा वाली स्टेज देखी जाती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑरा की स्टेज में कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आगे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के स्पॉट्स दिखें, या बहुत ज़्यादा जिग-जैग लाइन्स दिखें, बहुत ज़्यादा लहरों के आकार की वेवी लाइन्स दिखें, या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाएँ आपके विज़न में। मतलब आपके विज़न में कुछ एरिया ऐसे हों जहाँ पे कि कुछ भी नहीं है, अंधकार है सिर्फ, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। बाकी लोगों को सब कुछ ठीक-ठाक दिख रहा है, लेकिन आपको विज़न में कुछ एक ब्लाइंड स्पॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी स्किन में नम्बनेस फीलिंग हो या टिंगलिंग फीलिंग हो। इसका मतलब हो गया कि आपको अपनी स्किन में ऐसा महसूस हो कि कुछ सेंसेशन ही नहीं है, या कि आपको ऐसा लगे कि सुइयाँ चुभ रही हैं या कि चींटियाँ चल रही हैं। कुछ इस तरह की सेंसेशन आपको स्किन में हो सकती है। दोस्तों टेम्पररी विज़न लॉस हो सकता है, मतलब कि आपको कुछ टाइम के लिए दिखाई देना ही बंद हो जाए, ये भी एक सिम्पटम होता है। और स्टेज में दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने कानों में रिंगिंग की आवाज़ सुनाई पड़े, मतलब कि घंटियाँ बज रही हैं। दोस्तों आपकी स्पीच में चेंजेस आ सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं उसमें हो सकता है कि आप लड़खड़ाना शुरू कर दें, आपकी ठीक से आवाज़ बाहर ना निकले। साथ साथ दोस्तों हमारा जो स्मेल का सेंसेशन होता है वो अफेक्ट हो सकता है। जो हमारा टेस्ट का सेंसेशन है वो अफेक्ट हो सकता है, मतलब कि हमें चीज़ों की जो दुर्गंध या जो खुशबू है वो अलग किस्म से आ सकती है, जो उसके अंदर रियलिटी में है ही नहीं। साथ साथ हमें जो स्वाद का परसेप्शन होता है वो भी हमारा अलग हो सकता है, वो भी नॉर्मल से डिफरेंट हो सकता है फॉर नोन रीजंस। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपको अपने शरीर के एक हिस्से में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना स्टार्ट हो जाए। मतलब एक बहुत फ़नी फीलिंग भी आ सकती है, बहुत वियर्ड फीलिंग, कि आप समझ ही ना पा रहे हो कि आपकी बॉडी में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ ये लग रहा है कि चीज़ बहुत अजीब सी कुछ हो रही है, या सेंसेशन बहुत अजीब सा हो रहा है, कुछ ऐसा। तो ये एक ऑरा के सारे सिम्टम्स हैं। दोस्तों अगली स्टेज होती है माइग्रेन में जिसका नाम होता है हेडेक वाली स्टेज। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है दोस्तों, इस वाली स्टेज में हमें हेडेक महसूस हो रहा होता है। हेडेक किस तरह का होता है? अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो ये पल्सेटिंग टाइप का हो सकता है, या जिसे पाउंडिंग टाइप या थ्रॉबिंग टाइप भी कहते हैं। मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जो हमारी हार्ट बीट है ना दोस्तों, वो ऐसे ऐसे करके पल्सेट करती है, ठीक है? इसी को थ्रॉबिंग मूवमेंट भी कहते हैं। तो अब सर के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसा एहसास हो सकता है कि बस इस तरह का दर्द हो रहा है। और नॉर्मली ये एक साइड पे शुरू होता है और फिर एक साइड से दूसरी साइड पे भी जा सकता है। हो सकता है कि आपके सर के आगे वाले हिस्से में होना स्टार्ट हो जाए, आपकी आँखों के पीछे होना स्टार्ट हो जाए, आपके चेहरे में स्टार्ट होना हो जाए, आपकी जो जॉ है या जो नेक है वहाँ तक भी ये पेन रह सकता है। और दोस्तों इस पेन की ग्रेडिंग भी हो सकती है कि ये माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब ये पेन स्टार्ट होता है तो उस टाइम तो बिल्कुल डल होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये जो पल्सेटिंग वाली क्वालिटी है वो ले लेता है और धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी में भी बढ़ जाता है। दोस्तों माइग्रेन का हेडेक नॉर्मली 4 घंटे से लेकर के कई दिनों तक चल सकता है। और दोस्तों ये जो माइग्रेन हेडेक की स्टेज है, इसमें हेडेक के अलावा दोस्तों और भी कुछ किस्म के सिम्टम्स आ सकते हैं इसी स्टेज में। हम उनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों हेडेक फेज़ में हेडेक के साथ-साथ में नौज़िया हो सकता है, मतलब जी मिचलाना, वॉमिटिंग हो सकती है दोस्तों। पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आपकी भूख पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गर्मी का एहसास हो रहा हो, मतलब स्वेटिंग हो रही हो, या कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, मतलब अंदर से आपको बिल्कुल शिवरिंग हो रही हो। दोस्तों आपकी स्किन का कलर बिल्कुल पेल हो सकता है, मतलब जिसे कहते हैं कि किसी की चमड़ी में बिल्कुल सफ़ेदी आ गई, सफ़ेद हो गई इसकी स्किन। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों थकान महसूस हो, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो। ऐसा डिज़ीनेस की फीलिंग आ सकती है। डिज़ीनेस का मतलब होता है कि बिल्कुल चक्कर आना, थोड़ा बेहोशी जैसी हालत होना। दोस्तों विज़न जो है आपका अफेक्ट हो सकता है। इस स्टेज में भी विज़न आपका ब्लर्ड हो सकता है, मतलब कि आपको चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ें। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइट के लिए, साउंड के लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ों में जो स्मेल होती है उसके लिए आपकी सेंसिटिविटी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत रेयर केसेस में ये भी होता है कि किसी को फीवर आ जाता है इस स्टेज में, या कि डायरिया भी हो जाता है इस स्टेज में। दोस्तों एक और सिम्टम मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्कैल्प का रीजन होता है सारा, यहाँ पर अगर टच हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। टच सेंसेशन करने से पेन बहुत ज़्यादा उस एरिया में बढ़ जाता है जहाँ पर कि किसी ने टच किया है। तो इस कंडीशन को टेंडर स्कैल्प कहते हैं। ये कंडीशन भी हेडेक वाली स्टेज में माइग्रेन में बहुत कॉमनली देखी जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज की, जिसका नाम है पोस्ट ड्रोम स्टेज। ये स्टेज दोस्तों नॉर्मली 1 से 2 दिन तक रहती है। लगभग 80% माइग्रेन के पेशेंट्स ने ये वाली स्टेज एक्सपीरियंस की होती है, और इसे लोग माइग्रेन हैंगओवर का नाम भी देते हैं। पोस्ट ड्रोम स्टेज में क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लग सकता है कि आप पोस्ट ड्रोम स्टेज में आ चुके हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो कि हेडेक वाली स्टेज अब खत्म हो चुकी है। तो इस स्टेज में क्या होता है, हेडेक नहीं हो रहा होता, लेकिन इस स्टेज में आपको ऐसा हो सकता है कि आपका मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस का एहसास हो रहा हो, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपका मूड बहुत ज़्यादा यूफोरिक हो, मतलब आप बेवजह बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं,
आपको किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने में दोस्तों डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है इस स्टेज में। साथ साथ दोस्तों लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन भी देखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, ऐसा भी इस स्टेज में देखा जा सकता है। ये टेम्परेरी सिम्टम्स ही हैं सारे, नॉर्मली 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों ये भी इस स्टेज में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा फटीग हो, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं माइग्रेन के रिस्क फैक्टर्स की। तो पहला रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स। तो दोस्तों लगभग 80% लोगों को जिन्हें माइग्रेन होता है उनमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को भी माइग्रेन होता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का मतलब हो गया पेरेंट्स या सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होता है जेंडर। तो जो वीमेन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें पुरुषों के बजाय माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, शायद कुछ फीमेल हार्मोन्स की वजह से। और स्पेशली अगर उनकी एज 15 से 55 साल की बीच में है तो ऐसी महिलाओं में माइग्रेन होने का चांस पुरुषों के बजाय दोस्तों ज़्यादा होता है। दोस्तों स्ट्रेस का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है माइग्रेन से। तो जिन लोगों में स्ट्रेस की कंडीशन ज़्यादा रहती है उनके अंदर भी माइग्रेन डेवलप होने का चांस ज़्यादा होता है। और स्मोकिंग एक वेल नोन रिस्क फैक्टर है माइग्रेन का। जो लोग स्मोक करते हैं, माइग्रेन होने की टेंडेंसी उनमें ज़्यादा होती है। दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आता है कि माइग्रेन हेडेक कितना कॉमन है, मतलब ये साल में कितनी बार इसका अटैक पड़ सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, हो सकता है साल में एक बार या माइग्रेन का हेडेक हो आपको, या हो सकता है कि हर हफ्ते एक बार हो रहा हो। बस सबसे जो कॉमनली देखा जाता है वो देखा जाता है कि महीने में 2-3 बार अटैक पड़ जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि माइग्रेन के ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन को पैदा होने में या बढ़ने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों पहला ट्रिगर है इमोशनल स्ट्रेस। जो लोग दोस्तों स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं ब्रेन में जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं। तो उनकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि माइग्रेन होने की टेंडेंसी हो जाती है। साथ साथ दोस्तों जो एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं स्ट्रेस में, जैसे कि एंग्जाइटी, जैसे कि बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, इनकी वजह से क्या होता है कि मसल्स अंदर की स्टिफ हो जाती हैं सर के अंदर की, और जो ब्लड वेसल्स हैं दोस्तों वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती है, मतलब चौड़ी हो जाती हैं। इससे भी माइग्रेन होने में, मतलब माइग्रेन के सिम्टम्स को पैदा होने में हेल्प मिलती है। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में अगर आप समझो तो स्ट्रेस होने से माइग्रेन के डेवलप होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। साथ साथ दोस्तों जो लोग कई बार अपना खाना स्किप कर देते हैं, मिसिंग अ मील, तो अगर खाना स्किप किया आपने तभी माइग्रेन की टेंडेंसी बढ़ सकती है। दोस्तों कैफ़ीन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं, कैफ़ीन वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं। कैफ़ीन सिर्फ कॉफ़ी में वैसा नहीं है, कैफ़ीन सोडाज़ में भी होती है, चाय में भी होती है, बहुत सारी चीज़ों में होती है। कैफ़ीन कई बार ऐड की जाती है कई तरह के ड्रिंक्स में। तो अगर हम कैफ़ीन ठीक-ठाक ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में कैफ़ीन पहुँच रही है। लेकिन अगर वो अमाउंट कभी कम हो जाएगा, बाई चांस आपने नहीं ली है, कॉफ़ी स्किप कर दी है या इस तरह की चीज़ें स्किप कर दी हैं, तो फिर ब्रेन एक कैफ़ीन विथड्रॉल में चला जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेन का एक सीवियर जो है एपिसोड आ सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है। दोस्तों कई तरह के फूड आइटम्स होते हैं जिनका सेवन करने से भी माइग्रेन ट्रिगर होने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल कई लोगों को अल्कोहल लेने के बाद माइग्रेन का अटैक पड़ते देखा गया है, कई लोगों को चीज़ खाने के बाद देखा गया है दोस्तों। कई इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं दोस्तों, नाइट्रेट्स टाइप के, जो कि बॉटल्ड फूड में या नॉर्मली भी खाने पीने में डाले जाते हैं ताकि वो खाना पीना फ्रेश रहे बहुत टाइम तक के लिए। तो दोस्तों कई लोगों को इन प्रिजर्वेटिव से भी माइग्रेन का ट्रिगर हो जाता है, माइग्रेन का अटैक पड़ जाता है। दोस्तों कुछ तरह के फर्मेंटेड फूड होते हैं या पिकल्ड फूड होते हैं जिनका सेवन करने से भी माइग्रेन का ट्रिगर हो जाता है। तो आप अगर किसी को माइग्रेन का अटैक पड़ रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने खाने पीने की हिस्ट्री देखे कि क्या चीज़ का सेवन करने से माइग्रेन उसको प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब माइग्रेन का अटैक पड़ रहा है, ताकि वो इन चीज़ों को अवॉइड कर सके। दोस्तों अगर आपके नॉर्मल जो स्लीपिंग पैटर्न है, अगर उसमें कुछ चेंजेस हो जाए अचानक से, तब भी देखा गया है कि माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है। साथ साथ दोस्तों जैसे कई बार होता है कि कोई इंसान अचानक से किसी डाइट शेड्यूल पे चला गया, बहुत बहुत ज़बरदस्त डाइटिंग स्टार्ट कर दी, तब भी माइग्रेन होने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। अगर पानी का इंटेक कम हो गया है, डिहाइड्रेशन अगर रह रहा है, तब भी माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होने से, बहुत ज़्यादा थके होने से, ओवर एक्सर्शन होने से भी माइग्रेन का अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ेज़ आ जाती हैं कानों में, कुछ बहुत अचानक से बहुत तेज़ स्पीकर की आवाज़ आ गई, तो या किसी पार्टी वार्टी में गए, आदत नहीं है लेकिन वहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है, तो उससे भी माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। दोस्तों कई किस्म की जो लाइट्स हैं उनसे भी माइग्रेन का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे स्पेशली जो टीवी से लाइट आती है या कि जो फ्लिकरिंग लाइट होती है, या आप उसे फ्लोरेसेंट लाइट भी कह सकते हैं। इस तरह की जो चमकीली लाइट होती हैं जो बहुत तेज़ आंखों में आती हैं अचानक से, अलग अलग तरह के सोर्सेज से, उनसे भी माइग्रेन का अटैक दोस्तों पड़ते हुए देखा गया है। दोस्तों कई तरह की परफ्यूम्स होती हैं, कई तरह की स्मेल्स होती हैं, स्मोक होती है जैसे धुआं, इन सारी चीज़ों से भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट होते हुए, मतलब माइग्रेन का अटैक पड़ते हुए
देखा गया है। दोस्तों जो लोग रोज़ ही पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी माइग्रेन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को एक आदत सी पड़ गई होती है पेन किलर दवाएँ लेने की। तो एक तरह से ये रिबाउंड हेडेक होता है, अगर वो कुछ टाइम के लिए दवा नहीं लेते तो नॉर्मली माइग्रेन का अटैक आ सकता है, अगर उनमें माइग्रेन की हिस्ट्री है तो। साथ साथ दोस्तों जो वेदर है, जो हमारी क्लाइमेट है, इसमें भी जो चेंजेस होते हैं, अचानक से होने वाले चेंजेस, कई लोगों को उनसे भी माइग्रेन का अटैक पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी या मौसम एकदम से ही बदल गया या आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, अचानक से पहाड़ों पे चले गए, तो ये सारी की सारी कंडीशंस भी प्रेसिपिटेट कर सकती है माइग्रेन का अचानक से होने वाला अटैक। दोस्तों कुछ एक तरह की मेडिसिन्स होती हैं जिनका सेवन करने से भी माइग्रेन का अटैक पड़ सकता है, क्योंकि ये मेडिसिन्स जो होती हैं ये आपके ब्रेन के अंदर, आपकी स्कैल्प के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून को ले जाने वाली नलियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा चौड़ा कर देती हैं। ये अपने आप में एक रीज़न होता है माइग्रेन का अटैक होने का। दोस्तों ये देखा गया है कि वीमेन के अंदर माइग्रेन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इसके पीछे समझा जाता है कि कुछ हार्मोन्स का रोल हो सकता है। तो जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे उनकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसका लेवल अचानक से ड्रॉप होता है, तो इस वजह से भी माइग्रेन का अटैक कुछ फीमेल्स में उस टाइम पे ज़्यादा हो सकता है। साथ साथ दोस्तों कई बार जो महिलाएं होती हैं वो कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होती हैं या कि वो कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती हैं, तो उन वजहों से भी माइग्रेन का एक एसोसिएशन दोस्तों देखा जा सकता है। अगर दोस्तों महिलाओं में माइग्रेन हार्मोन्स की वजह से नॉर्मली, तो जब मेनोपॉज हो जाता है, मतलब जब उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं ऑलमोस्ट 50 ईयर्स की एज में, उसके बाद फिर माइग्रेन की टेंडेंसी भी कम होते होते देखी गई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आपको नॉलेज थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है, रिटेन हो रही है तो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम वीडियो के लास्ट स्टेज पर आ गए हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि माइग्रेन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप होता है इसका माइग्रेन विद ऑरा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले माइग्रेन में वो जो ऑरा वाली स्टेज की बात हमने की थी, जो सेकंड स्टेज थी, वो प्रेजेंट होती है। तो लगभग 15 से 20% लोगों में दोस्तों माइग्रेन विद ऑरा होता है, और दोस्तों इसे कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन का नाम भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा टाइप होता है जिसका नाम होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो जैसे नाम से ही जाहिर है कि इस वाले माइग्रेन हेडेक में वो ऑरा वाली स्टेज नहीं आएगी। ठीक है, हो सकता है प्रोड्रोम वाली स्टेज आए, फिर सीधे हेडेक वाली स्टेज आए, फिर पोस्ट्रोम वाली स्टेज आ जाए, ऑरा वाली स्टेज गायब होगी, और इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों कॉमन माइग्रेन। तो जैसा दोस्तों नाम से जाहिर है, लगभग 80 से 85% लोगों में ये कॉमन माइग्रेन का टाइप देखा जाता है, जिसे माइग्रेन विदाउट ऑरा भी कहते हैं। दोस्तों तीसरा टाइप है माइग्रेन विदाउट हेडेक। इसे दोस्तों साइलेंट माइग्रेन भी कहते हैं या एसेफेल्जिक माइग्रेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दोस्तों वो हेडेक वाली स्टेज नहीं आती माइग्रेन की, बस ऑरा वाली स्टेज तक ही रहती है, और उसके बाद हो सकता है कि पोस्ट्रोम वाली स्टेज आ जाए, लेकिन इसमें सर में दर्द नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो माइग्रेन की ऐसी टाइप भी है, ऐसी वैरायटी भी है जिसमें कि सर दर्द ही नहीं है लेकिन माइग्रेन है एक्चुअली में। दोस्तों माइग्रेन की एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। इसमें क्या होता है कि बॉडी का एक साइड दोस्तों बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा नम्बनेस या टिंगलिंग भी हो सकती है, मतलब सुइयाँ चुभने की सेंसेशन हो सकती है या कि सुन्न पड़ने की सेंसेशन हो सकती है। दोस्तों डिजीनेस हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से वीकनेस महसूस हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों एक और टाइप होता है जिसका नाम होता है रेटाइनल या ऑक्यूलर माइग्रेन। इसमें क्या हो सकता है दोस्तों कि आपको अपनी एक आंख में टेम्परेरी बिल्कुल लॉस ऑफ विज़न हो सकता है। वो लॉस ऑफ विज़न आपका कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। होता कुछ टाइम के लिए है, बाद में विज़न रिस्टोर हो जाता है, मतलब नॉर्मल आ जाता है, लेकिन ये वाली दिक्कत इसमें होती है कि आपको एक आंख से बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। दोस्तों हो सकता है कि ये जो विज़न की प्रॉब्लम है ये कुछ मिनट के लिए ही हो, या ये भी हो सकता है कि ये चीज़ लिंगर ऑन करके हफ्ते या महीनों तक भी चल जाए, ऐसा भी देखा जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि आंख के पीछे की तरफ हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होता है, जो डल पेन होता है, और वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, फैलता है। दोस्तों एक और टाइप होता है माइग्रेन का जिसका नाम होता है क्रोनिक माइग्रेन। तो दोस्तों क्रोनिक माइग्रेन में क्या होता है कि लगभग महीने के 15 दिन ये माइग्रेन का हेडेक चल ही रहा होता है, मतलब माइग्रेन का अटैक किसी न किसी फॉर्म में चल ही रहा होता है। हो सकता है सिम्टम्स चेंज होते रहें, जो हमने सिम्टम्स की बात की थी, सिम्टम्स की पूरी रेंज की, तो हो सकता है सिम्टम्स चेंज होते रहें, और हो सकता है कि सिम्टम्स की दोस्तों सीवियरिटी भी चेंज होती रहे, कभी माइल्ड सीवियरिटी है, कभी मॉडरेट है, कभी बहुत ज़्यादा है। लेकिन लमसम क्या है कि महीने में 15 दिन तक ऑलमोस्ट या उससे ज़्यादा भी आपको माइग्रेन के सिम्टम्स चल ही रहे हैं, तो इसे क्रोनिक माइग्रेन का नाम दिया जाता है। दोस्तों अगली स्टेज का नाम है माइग्रेन विद ब्रेन स्टेम ऑरा। दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है कि जो हेडेक है उसके पहले कुछ अलग किस्म के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ बैलेंस हो जाना, मतलब आपकी बॉडी में जो बैलेंस है वही खत्म हो जाना, आप खड़े नहीं हो पा रहे, आप एक तरफ गिरे जा रहे हो, झुके जा रहे हो, इनकोऑर्डिनेशन हो जाना, आपकी जो स्पीच है, जो आप बोल रहे हैं उसमें लड़खड़ाहट आ जाना, आपके वर्ड समझ में नहीं आ रहे कि आप क्या बोल रहे हो, वॉमिटिंग्स आना, वर्टाइगो हो जाना, मतलब कि चक्कर आना, या साथ में डबल विज़न हो जाना, मतलब एक के दो दिखाई पड़ना। ये सारे सिम्टम्स दोस्तों माइग्रेन विद ब्रेन स्टेम ऑरा में देखे जा सकते हैं। दोस्तों एक और टाइप होता है माइग्रेन का जिसका नाम होता है स्टेटस माइग्रेनोसस। ये बहुत सीवियर और सीरियस वैरायटी है, ये रेयर भी होती है काफ़ी। इसमें क्या होता है कि लगभग
72 घंटे लगभग 3 दिन तक लगातार बहुत सीवियर सिम्टम्स चल सकते हैं माइग्रेन के। हेडेक बहुत सीवियर हो सकता है, नोज़िया बहुत सीवियर हो सकता है। दोस्तों नॉर्मली ये वाली जो टाइप है स्टेटस माइग्रेनोसिस, ये नॉर्मली किसी मेडिसिन्स को लेने के बाद होता है नॉर्मली, मतलब वैसे भी हो सकता है, या कि किसी मेडिसिन के विड्रॉल के बाद, मतलब कोई मेडिसिन आप पहले से खा रहे थे वो अभी लेनी बंद कर दी, उस वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है। दोस्तों माइग्रेन का अटैक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हो सकता है, जिसको होता है एक्चुअली उसी को पता लगता है या उसके आसपास वालों को पता लगता है। माइग्रेन दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में किसी अलग वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करूँगा मैं। वैसे आपको जनरल बता दूँ बहुत ज़रा सा, तो ट्रीटमेंट इसका मेडिसिन्स होती हैं इसमें, और 2 तरह की होती हैं। पहला तो जो माइग्रेन का जो अटैक चल रहा है उसे रोकने के लिए, और दूसरी मेडिसिन्स दोस्तों इस तरह की होती हैं कि उन्हें लेते रहें ताकि माइग्रेन का अटैक ना हो या कम से कम हो, मतलब एक तरह से वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हो गया। बाकी दोस्तों लाइफ़स्टाइल के फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि माइग्रेन के अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन ट्रिगर्स को पूरी तरह से अवॉइड किया जाए ताकि माइग्रेन की प्रॉब्लम डेवलप ना हो। साथ साथ दोस्तों आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, आपका सोने का शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, आपको स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखना चाहिए, आपको मेंटली एक पीसफुल काम जगह पे होना चाहिए, चाहे आप इसके लिए मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करें, अपना सपोर्ट एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर चेंज करें, या कुछ भी खाना आपको रेगुलर इंटरवल्स में खाना होता है, आपके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। बट फिर भी अगर जेनेटिक्स है आपके अंदर स्ट्रॉन्ग माइग्रेन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को है, तो फिर चांसेस तो ज़्यादा होंगे ही कि आपको माइग्रेन डेवलप हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को और ज़्यादा मजबूत इस तरह से रखना चाहिए कि आपको माइग्रेन होने के चांसेस कम से कम हों। अगर आप देखो अवॉइड कर सकेंगे तो अच्छा है, लेकिन ये आपके हाथ में पूरी तरह से है भी नहीं। अगर माइग्रेन होना होगा तो हो जाएगा, बट अगर हमें नॉलेज है कि इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं तो हम उन चीज़ों को अप्लाई करके इसके सिम्टम्स की सिवियरिटी को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।